दर्शकों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल में ग्लोबल लेंस में। पूरे देश में जिस तरह से विपक्ष ने एक मुद्दा उठाया है, संसद का सत्र भी चल रहा है, लेकिन विपक्ष के नेताओं ने वोट चोरी, वोट फ्रॉड, इसके लिए जो एक अपोजिशन के लीडर जो है हमारे, उन्होंने एक तरह से मूवमेंट स्टार्ट किया है। बिहार के इलेक्शन सामने हैं। वो देखते हुए बहुत सारे सवाल हमारे मन में थे कि अभी क्यों इनको याद आया इस तरह का? पहले से क्यों नहीं इनको इस तरह की आइडियाज़ आते हैं? क्या सिर्फ़ ये इलेक्शंस के लिए ही कैंपेन चलाए जाते हैं? तो या फिर कोई ऐसी शक्ति है, ऐसी ताकत है जो हमारे देश को तोड़ना चाहती है या देश के सरकार को वो अ, उलटफेर करना चाहती है? इस मामले में हमने अ, बात करने के लिए बुलाया है हमारे विशेष अतिथि कैप्टन महेश भाकुनी साहब को। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद सर। सर, आपको क्या लगता है कि ये जो अभी चल रहा है वोट चोरी और वोट फ्रॉड, इलेक्शन कमिश्नर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उन्होंने भी बता दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, फिर भी ये लोग मानने को तैयार नहीं है। तो सर, इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? इसमें कई कारण हैं मैम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अभी जो अपोज़िशन में डेस्परेशन है, उसको देखते हुए और दूसरी बात जो अपोज़िशन लीडर हैं हमारे, श्री हुँ, राहुल गांधी जी, उनको अभी ये लगता है कि उनको सत्ता में आना चाहिए, उनको प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। यस, और वर्तमान स्थिति में मोदी की सरकार की सफलता को ध्यान में रखते हुए वो पूरी तरह से तिलमिलाए हुए हैं। वैसे कहा जाए तो वोट चोरी तो कांग्रेस के समय में बहुत होती थी। और ऐसा भी हुआ कि जो पहला वोट चोरी बताते हैं कि जब सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू के बीच में अध्यक्षता के लिए था, तब पटेल यस। साहब जीत गए थे, हैंड्स डाउन पूरी अच्छी तरह से जीते थे, जिसको गांधी जी ने जो भी किया उस समय वो तो हिस्ट्री है अभी, और जवाहरलाल नेहरू को घोषित किया। उस तरह से काफ़ी इंसिडेंट्स हैं, तब से अगर इतिहास में झाँका जाए तो वोट चोरी बहुत हुई है। और तब तो सचमुच कोई वजह भी नहीं थी, काबिल आदमी हमेशा पीछे रह गए। और हुँ, अभी क्या हुआ है कि राहुल गांधी इतने डेस्परेट हैं और अपोजिशन इतना डेस्परेट है कि वो मोदी को हटाने के चक्कर में, मोदी के विरोध में पूरे राष्ट्र हित को भी उन लोगों ने नज़रअंदाज कर दिया है। यस। इलेक्शन कमीशन ने काफ़ी अच्छी तरह से इसमें बताया, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो इन लोगों का वोट बैंक है, वो बाहर के लोग जो आयातित हैं, बाहर के लोग जो आए हुए हैं, उनको आधार कार्ड इनके समय में, कांग्रेस के समय में और अन्य राज्यों में उनके सरकारों के बीच में उन्हें वोटर बनाया गया, जो कि यस। आज ये कि जबकि इन्होंने कहना चाहिए, इन्होंने अपोजिशन ने साथ देना चाहिए कि ऐसी स्थिति में जो कि लाखों की तादाद में है, जिनकी वजह से ये जीतते हैं, जैसे बंगाल में है, बिहार में है, ये तो और जगह भी है, तो इन जगहों में प्रचुर मात्रा में, बहुत ज़्यादा संख्या में है। तो इलेक्शन हुँ, कमीशन ने और भारत सरकार ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है कि जो लोग बाहर के नागरिक हैं, बाहर के लोग हैं, जो यहाँ पर वोटर कार्ड और आधार कार्ड बन के वोट दे रहे हैं, हुँ, उनको दूर करना है। इससे हमारा हुँ, पूरे रिसोर्सेज़ उनके पीछे वेस्ट हो रहे हैं। तो यस। अब अपोज़िशन भी तिलमिलाया हुआ है। जहाँ तक अपोज़िशन कह रहा है वोट चोरी का, आपको याद होगा कि पहले की सरकारों में, चाहे उत्तर प्रदेश हो, जब इनकी औरों की सरकारें थी, तब तो बूथ के बूथ तक कैप्चर होते थे। और यहाँ तक हुँ, स्थिति थी, सबसे बुरी बात ये थी कि सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात ये थी कि दिन भर कोई वोटिंग नहीं होती थी, 4 बजे बाद फटाफट वोटिंग होती थी, और उसमें ये अपोज़िशन वाले जो अभी चिल्ला रहे हैं, ये लोग जीतते थे। चाहे वो यस। बिहार की तत्कालीन सरकार हो, उत्तर प्रदेश की तत्कालीन सरकार सरकार हो, गुंडाइज़्म के आधार पर ये लोग जीतते थे। यस, फिर भी राइट। उन्होंने आरोप लगाया कि वोटिंग जो मशीन है हमारी, उसके ऊपर उन्होंने आरोप लगाने शुरू किए। लेकिन अब वो भी ठीक निकला, तो अब इन्होंने कह दिया कि वोट चोरी है। और हुँ, कर्नाटक का में तो हद हो गई, जिसका राहुल गांधी ने एक प्रेजेंटेशन दिया था, पीपीटी दिया था। उस पीपीटी में जो भी उन्होंने बोला, वो सारा झूठ। और हुँ, उन्होंने ये बोला, इलेक्शन कमीशन ने बोला कि आपको जहाँ-जहाँ पर भी शक होता है, उसको आप प्रेज़ेंट कीजिए, उसकी हम तहकीकात करेंगे, और साथ-साथ आप हलफ़नामा दीजिए। ये यस, हलफ़नामा कोई इलेक्शन कमिश्नर अपने मन से नहीं कह रहे हैं, वो कानून के अंदर, संविधान के अंदर वो लिखी हुई बात है।
और उसको राइट, करने के लिए बोल रहे हैं, जो कि हुँ, राहुल गांधी किसी भी रूप में तैयार नहीं है। वो ये कहते राइट, हैं कि हम तो सांसद हैं, तो हमारा हलफनामा वैसे ही है। उसी को उनकी बहन प्रियंका वाड्रा भी बोलती हैं। तो ये अभी इस तरह की जो आवाज़ है, इनका पर्पज़ है कि देश में एक अराजकता की स्थिति पैदा हो और वर्तमान सरकार के प्रति अविश्वास हो कि ये गलत तरीके से चुनी हुई सरकार है। जहाँ हाँ, पर ये जीतते हैं, वहाँ पर ये खामोश होते हैं। जहाँ पर ये नहीं जीतते, वहाँ पर उनका आरोप पहले वोटिंग मशीन पे होता था, नाउ उनका आरोप इलेक्शन कमीशन पर है। हुँ, ये एक संवैधानिक संस्था है। और अगर आप गौर से देखेंगे, तो इनका मेन पर्पज़ है कि रोड में आके ये लोग धरना दें और शोर-शराबा करके एक अराजकता फैलाएँ। तो अगर आप यस, ध्यान से देखेंगे, तो यही स्थिति पाकिस्तान में हुई थी, जहाँ पर हुँ, वोट चोरी का आरोप लगाया गया तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान पर और आज यस, उनको जेल में बंद कर दिया। दूसरी राइट, बात, यही स्थिति शेख हसीना पर भी हुआ, जो कि बांग्लादेश में थी और उनको दिनों-दिन वहाँ पर रोड पर हंगामा खड़ा करके उनको 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 सत्ता से हटा दिया। और आज देख रहे हैं आप उस देश में कितनी अराजकता है। और वहाँ से उनके एक विदेश से लाए हुए, यूएस से आए हुए यूसुफ, उनका नाम मेरे ख्याल हुँ, से यूसुफ ही है, उनको मोहम्मद यहाँ यूनुस, यूनुस, सॉरी, हाँ, यूनुस हैं, मिस्टर यूनुस को यहाँ पर काबिज कर दिया, जो कि हुँ, इनको की वर्तमान स्थिति, ज़मीनी सच्चाई से कोई भी परिचय नहीं है। और ये शेख हसीना, जिनके पूर्वज, इनके फादर, वो बांग्लादेश की आज़ादी में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिनको बंग-बंधु कहते हैं और यस, साथ-साथ भारत का योगदान भी रहा। आज बांग्लादेश ने इसको पूर्ण रूप से, वहाँ के अराजक तत्वों ने, वहाँ के धार्मिक कठमुल्लाओं ने उस सबको हटा दिया। और यस, इन सब के पीछे मैम, अगर आप देखें तो इसके पीछे कोई और शक्तियाँ हैं, वो आप जानती हुँ, हैं। तो ये यस, वही चीज़ को क्रिएट किया जा रहा है कि भारत में इस तरह की स्थिति पैदा हो, ताकि वर्तमान सरकार आगे न बढ़ पाए। और उसकी मेन राइट, वजह है कि भारत की बढ़ती हुई ताकत कई स्टेट्स में, कई देशों में और कई देश के राष्ट्राध्यक्षों, खास तौर से अमेरिका को पच नहीं रहा है। और ये हुँ, सारा क्रिएट कराया हुआ वहीं से है। यस। तो सर, जी, जैसे कि आपने बताया कोई बाहरी शक्ति है, मतलब अभी हम उनका नाम भी नहीं लेंगे क्योंकि लेकिन सबको मालूम है। पाकिस्तान का आपने उदाहरण दिया, जब उन्होंने उनकी बातें नहीं मानी तो सत्ता पलट हुआ, इमरान खान गए। फिर अभी बांग्लादेश में भी उनका बहुत बड़ा रोल रहा क्योंकि उनकी बातें वो नहीं मान रहे थे। जो भी शक्तियाँ चाहते हैं कि ये ना हो उनके बारे में। और अभी हम जैसे हम खड़े हैं उन शक्तियों के आगे जो हमारे देश को तोड़ना चाहती है। तो ये एक अंदरूनी मूवमेंट चला रहे हैं सर, विपक्ष को हाथ में लेके। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम इसे कहें तो डीप स्टेट कहते हैं और इस हाँ, बारे में अभी हम बहुत बड़े षड्यंत्र के दौर से गुज़र रहे हैं। भारत राइट, देश, जो कि दुनिया की महाशक्ति बन रहा है और यस, अभी हम तीसरी बड़ी इकोनॉमिक पावर भी बनने जा रहे हैं। यस, तो ये सारा कुछ डीप स्टेट का काम है और डीप स्टेट में ख़ास तौर से अगर ध्यान से देखा जाए, तो कौन-सी डीप स्टेट में है? बेसिकली अमेरिका। हुँ, अमेरिका इसके पीछे है मूलतः और साथ-साथ चाइना वगैरह भी हो सकते हैं, पाकिस्तान में उनका भी इसको समर्थन है, इस तरह की स्थिति में। तो यस, अमेरिका इस ख़ास तौर से इस सब चीज़ों के पीछे है, जो पॉलिटिकली अपना एक दबदबा बनाए रखना चाहता है, मिलिटरीली, स्ट्रैटेजिकली वो भी अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है। तो हुँ, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो बैक में पावर है, वो ख़ास तौर से अमेरिका है। अगर आप हुँ, अमेरिका के इतिहास को देखें, तो आपको हुँ, मिलेगा कि उन्होंने कई देशों में इस तरह की अराजकता फैलाई है, अपने को पावरफुल बनाने के लिए। यस, और इसमें उनका स्ट्रैटेजी है, पॉलिटिकल पावर है, जियोपॉलिटिकल पावर है और साथ-साथ उनका ये भी देखना है कि उनका इकोनॉमी कैसे आगे बढ़े। वो खुद ही युद्ध कराते हैं और खुद ही युद्ध शांति कराते हैं, कराने की यस, कोशिश करते हैं और दोनों राइट, में इनका फ़ायदा है। इनका यस, ज़्यादातर व्यापारिक फ़ायदा ज़्यादा है। तो यस, अगर आप देखें, इतिहास पर दृष्टि डालें, तो बड़ा दुःख होता है कि इतना महाशक्ति, इतना बड़ा पावरफुल ये कैसे बना अमेरिका? और हुँ, उसमें इन्होंने यही किया, इतने जब से अमेरिका का एग्जिस्टेंस में आया होंगे, काफ़ी पुरानी डेमोक्रेसी है इनकी, तब से उन्होंने वही गेम खेला है
इन्होंने शुरुआत की, ईरान से शुरुआत की थी, जो अभी वर्तमान पिछले 70-80 सालों में जब देखा जाए तो हुँ, 1953 में एक कू हुआ था वहां पर। उसका हुँ, पूरा कराने का श्रेय या दुष्श्रेय कहना चाहिए, वो अमेरिका को जाता है। उसमें उन्होंने बहुत यस, नेगेटिव रोल अदा किया था, अमेरिका ने। फिर उसके बाद यस, चिली में किया इन्होंने, वहां को एक कू कराया हुँ, 1973 में। उसके हुँ, बाद अफगानिस्तान की हालत तो आप देख लें, इतना सुंदर देश तबाह हो गया 1980, और इसके बाद 2001 के आसपास इन लोगों ने वहां पर किया, और फाइनली वहां पर तालिबान पैदा हुआ। आपने देखा होगा कि इन लोगों ने 1980 के दशक में कोल्ड वॉर के समय में यूएस ने सीक्रेटली वहां पर मुजाहिदीन क्रिएट किए। और राइट, आपको आश्चर्य होगा जान के, आश्चर्य का दुनिया में जग जाहिर है कि जो वहां का वो था सबसे बड़ा टेररिस्ट, उसका रोल इसमें उसको खुद अमेरिका ने क्रिएट किया। उसामा बिन लादेन कहते हैं ना, राइट, इन्होंने खुद क्रिएट किया और उसी ने इनके ट्विन टावर को तहस नहस किया। क्योंकि आप जब बुरा करते हैं ना, तो कहीं न कहीं वो आपको वापस भुगतना पड़ता है। तो यस, 1980 के बाद और पोस्ट 2001 में इन लोगों ने क्रिएट किया, और फाइनली वही उसामा बिन लादेन जिसने इनके अमेरिका के 2 ट्विन टायर्स को, अमेरिका को सबसे बड़ा झटका दिया था, वो पाकिस्तान में मिला, क्वेटा के हुँ, पास, उनके आर्मी हेडक्वार्टर के बिल्कुल करीब वो पल रहा था, जिसको अमेरिका ने खत्म किया था बाद में। फिर यस, आते हैं हम इराक में, इतना खूबसूरत देश, और इन्होंने ये बोला उस समय, आई थिंक बुश थे, बुश ने क्या बोला कि अमेरिका, इराक के पास अ, मानव जाति को संहार करने वाले अधिकार हैं, सॉरी हथियार हैं, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, हुँ, WMD। यस, जबकि बाद में उन्होंने जब खत्म किया, इराक को तहस नहस कर दिया, और पता चला वहां पर कोई था ही नहीं, हुँ, मास डिस्ट्रक्शन कोई भी नहीं मिला। तो हुँ, ये इनकी ही करतूत थी अमेरिका की, जिन्होंने इराक में ये इतना बड़ा संहार किया। फिर वियतनाम देख लीजिए, 50 के दशक में लीबिया देखिए बिल्कुल खत्म हो गया। लीबिया में इतना बढ़िया चल रहा था, वहां पर गद्दाफी वाज वेरी पावरफुल लीडर। या 2011 में नेटो के इंटरवेंशन भी किया था बाद में उसमें, तो अमेरिका ने उसको भी बिल्कुल खत्म कर दिया। वहां इतना रिबेलियन हुआ, इतनी कू हुई, तो फाइनली क्या हुआ कि आज लीबिया बिल्कुल उतना शक्तिशाली देश ऑलमोस्ट खत्म हुँ, हो। फिर या सीरिया देखिए, लैटिन अमेरिका, सारा किया उन्होंने, और फाइनली पाकिस्तान को तो उन्होंने अपना एक कठपुतली बना रखा है। और ये फाइनली ये भी देखिए आप, बांग्लादेश का क्या हाल हो रहा है। तो इन सारी राइट, चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, इन चीज़ों को बैकग्राउंड में ध्यान में रखते हुए, वो यहाँ की जो यहाँ का डीप स्टेट है। अब डीप स्टेट सभी जानते हैं कि डीप स्टेट में आपके ब्यूरोक्रेट्स, पुराने उनके जासूसी तंत्र, जैसे उनका वो है अमेरिका का CIA है, और वहाँ की बड़े-बड़े रिच लोग हैं, एनजीओज़ हैं, ये सारे डीप हुँ, स्टेट होते हैं। और हुँ, ये हमारे देश के अपोज़िशन को भी, जो असंतुष्ट आत्माएँ यहाँ पर हैं, असंतुष्ट लीडर्स हैं, उनको भी ये नैरेटिव दे रहे हैं, उनको भी ये डिक्टेट कर रहे हैं, उनको फाइनेंशियली हेल्प भी करते होंगे। यस, बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद कई एनजीओज़ ऐसे हैं जिनको खत्म किया गया है। उनका नाम हुँ, लेने का भी टाइम नहीं है हमारे पास, पर बहुत ऐसे थे कि जो हमारे देश में कुछ न कुछ एक नैरेटिव तैयार कर रहे थे, यहाँ पर किसी न किसी रूप से हमारी संस्कृति को और हमारे एक जो अ, लोकतांत्रिक ताना-बाना है, उसको खत्म कर रहे थे। तो राइट, ये इस राइट, तरह से ये जो नैरेटिव हमारे अपोज़िशन नेताओं को मिला है, ख़ास तौर से राहुल गांधी को, ये वहीं से आइडियोलॉजी लाते हैं, ये अमेरिका को ही फॉलो करते हैं, और उन्हीं के नैरेटिव को हमारे देश में फैलाने की कोशिश करते हैं। यस। सर, अभी मैं आपको बस ये पूछना चाहूँगी कि जैसे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है, उन्होंने भी बताया कि बार-बार झूठ बोलने से वो सच नहीं हो जाता, वो चोरी जो है और फिर इसके बावजूद भी सर सारे विपक्ष नेता इसको बहुत आगे लेके जा रहे हैं। हुँ, तो सर एक बार भी इनके मन में ये ख़्याल नहीं आता कि केवल सत्ता के लिए लड़ना और देश हित के लिए लड़ना, इसमें डिफरेंस तो है सर। ये अभी भी स्वयं बोध और शत्रु बोध नहीं ले रहे कि हम अमेरिका हमारा कितना बड़ा शत्रु है, हो सकता है, इन सब चीज़ों को देखते हैं। क्वाइट ट्रू। यही एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इनफैक्ट गौर से देखा जाए तो, जैसा
बार-बार मीडिया भी बोलता है कि मोदी से इनको नफ़रत है, क्योंकि मोदी झुकते नहीं हैं, ना ही मोदी ने किसी को खुश करने की कोशिश की है। उनके पास सिर्फ़ एक ही है, सोते-जागते यही है कि राष्ट्र हित के बारे में सोचते हैं। तो मोदी यस। का विरोध करते-करते इनको खुद पता नहीं है कि ये कब राष्ट्र विरोध करने लग गए हैं। और यस। जहाँ तक सवाल है राहुल गांधी का, आप उनके बैकग्राउंड को देख लीजिए, उनका शुरू से कैसी उनकी उत्पत्ति है, कहाँ से वो बिलॉन्ग करते हैं, क्या उनका वो है, उनका कहीं पर भी राष्ट्र हित से कोई भी संबंध नहीं है। यहाँ तक कि हुँ, जिस आदमी ने गरीबी देखी नहीं है, वो गरीबों के बारे में लेक्चर देता है। जिसने कभी हुँ, वो संघर्ष देखा नहीं लाइफ में, उसको सब कुछ प्लेटर में मिला और प्लेटर में मिल के आज तक उनको कोई किसानों की समस्या नहीं, उलूल-जुलूल बयान वो करते हैं और हर बार झूठ बोलते हैं और उनको खुद हुँ, पता होता है कि वो झूठ उनका कभी-कभी तो विदिन मिनट्स पकड़ा जाता है। बट यस। उनको कोई इसकी परवाह नहीं है। और राइट। कहा जाए तो वो, उनकी माँ, उनके जीजा, ये सारे लोग अभी बेल पर हैं। यही एक ऐसा हुँ, परिवार है जो कि प्रधानमंत्री बनने का सपना देखता है और लेकिन जानते हुए भी कि ये बेल पर हैं। इनके घोटाले यस। इनके पीछे हैं। तो इसलिए इतने सालों में जो इन्होंने संविधान में भी बदलाव किए अपने हित के लिए, आप देखेंगे हुँ, संविधान में बदलाव हुए, उसमें मुस्लिम अपीसमेंट का ज़्यादा था, उसमें कहीं पर भी इवन मंदिरों के बारे में और में जो जिस तरह के इन लोगों ने रूल्स बनाए, वो यस, लॉज़ बनाए। के हित में नहीं। यस। और आज राइट। हो क्या रहा है कि कोई भी ऐसा पावरफुल लीडर, पढ़ा-लिखा लीडर नहीं है कांग्रेस में या अपोजिशन में जो कि सेंसिटिवली भारत देश के बारे में, राष्ट्र के बारे में सोचे। तो उनके यस। सामने एक ही पक्ष है कि वो मोदी को हटाएँ और किसी न किसी रूप से सत्ता में आएँ और फिर अपना लूट-पाट शुरू करें और भारत देश को फिर अंधेरी गर्त में डाल दें। यस। जी। सर, हमारे संस्कृति में एक कहावत है कि यथा राजा तथा प्रजा। अगर राजा ये सोचता हो राष्ट्रहित, देशभक्ति, अ, सब कुछ अगर इस तरह से सोचता हो तो प्रजा को भी उसी तरह से सोचना चाहिए और उसको सपोर्ट करना चाहिए, ऐसा हमारे संस्कृति में कहा गया है। तो वर्तमान स्थिति में भी सर हम इसको लागू कर सकते हैं कि the people should be now aware about all these forces who are always trying to divide us, and who are always looking towards these people, mean minded people, जो देश का नहीं अपना खुद का सोचते हैं। तो यही हम कंक्लूडिंग लाइंस बोल सकते हैं सर। सो आखिरी कंक्लूडिंग सेंटेंसेस में आप क्या बताएंगे सर? मैं यही कहूँगा, आपने बहुत सही बोला, यथा राजा तथा प्रजा। आपकी टॉप लीडरशिप जैसी होती है, नीचे भावनाएँ वही बहती हैं। पिछले 11 साल में हम्म। मैंने ख़ास तौर से व्यक्तिगत रूप में महसूस किया कि अपने आप को बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास में पाया। हमने वापस अपनी संस्कृति की तरफ मुड़कर देखना शुरू किया और हमें यस। धर्म पर, अपनी भारतीय संस्कृति पर गर्व होना शुरू हुआ। पहले हमने कभी नहीं बोला कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। मैं हम्म। यहाँ पर ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं हिंदू धर्म का कोई प्रचार कर रहा हूँ। हिंदू धर्म भी एक किस्म की लाइफ़स्टाइल है, एक जीवन यापन करने की विधि है। हम्म। और जब तक हमें अपनी संस्कृति पर, अपने देश पर गर्व नहीं होगा, तब तक हम यस। आगे नहीं बढ़ सकते। और कोई भी कौम जो अपने देश पर यस। गर्व नहीं करती, अपनी धरोहर पर गर्व नहीं करती, अपनी भाषा पर गर्व नहीं करती, अपनी परंपराओं पर गर्व नहीं करती, वो देश, वो कौम कभी आगे नहीं बढ़ सकता। यस। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब से आए हैं तब से हमने देखा कि हमारी बहुत सारी रीति-रिवाज दोबारा आने होने लग गए हैं और हुँ, एक समाज में एक बैलेंस हम देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। अब हमें ये नहीं देखना पड़ता है कि जिस जगह पर हम बैठे हैं, उसी नीचे कोई बॉम्ब होगा और हुँ, कहीं पर भी हम निर्वाक रूप से हमारी महिलाएँ घूम सकती हैं। यूपी में क्राइम यस, रेट इतना नीचे हुआ है, हम आज पुरानी सरकारों को देखें, तो वहाँ पर कोई भी सुरक्षित नहीं था। तो ये यस, धीरे-धीरे हमारे कदम जो सुरक्षा की तरफ बढ़ रहे हैं और एक समृद्ध राष्ट्र हो रहे हैं और आपने ये भी देखा होगा कि देश-विदेश के जो हमारे भारतीय लोग हैं, उनमें कितना गर्व है। आज यस, हमारे जिस भी देश में हमारा भारतीय जाता है, वहाँ उसका स्वागत होता है और कहीं पर राइट, भी वो अपने आप को गरीब देश या अंडर डेवलप्ड देश के रूप देशवासी के रूप में नहीं जानता। हमारे यस, लोग आज दुनिया में राज कर रहे हैं। गूगल में देखिए, तमाम जगह पर माइक्रोसॉफ्ट कहीं पर भी देखें,
हमारे देश के लोग वहाँ पर बहुत ऊँची जगहों पर हैं। टाटा, यस, इन्फोसिस, इन लोगों ने भी विदेशों में वो किया है, राइट अपना सर। वर्चस्व स्थापित किया है। तो मैं ये कहूँगा यस। कि हमारा देश एक है, एक ही रहेगा और इसको तोड़ने की कोई भी हिमाकत नहीं कर सकता। और साथ-साथ हमारा जो ताना-बाना है ना हुँ, संस्कृति का, उसके पीछे को उसको कोई भी नहीं हटा सकता। भारत देश बहुत विशाल है। मैंने इस बारे में भी अध्ययन करने की कोशिश की कि क्या ये चंद लोग डिस्टैब्लिश कर सकते हैं हमारे देश को? या डीप स्टेट कितना ही बड़ा हो, कोई भी कितना शक्तिशाली देश हो, क्या हमारे देश को हिला सकता है क्या? उसका सबसे नहीं, बड़ा उत्तर है नहीं। क्यों? यस, हम 140 अ, म करोड़, करोड़ लोग हैं और यस, हमारे यहाँ जो ताना-बाना हमारा है जिसको हम ब संस्कृति का जो हमारा बंधन है, वो एक-दूसरे को हुँ, जोड़े हुए है। हिंदू यस, प्रधान है और सबकी संस्कृति, सबकी भावनाएँ देश के प्रति है। देश के लिए मर-मिटना हमारी संस्कृति में दिखाया है और पढ़ाया गया है बचपन से ही। इसलिए यस, हमारा देश यस, अ, में कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। हमारा देश का हर नागरिक देश के अस्तित्व को बनाए रखेगा। ये तो जी, यही हम आज के डिस्कशन से यही कंक्लूजन निकालते हैं कि कुछ चंद मुट्ठी भर लोग जो एक भ्रम फैला रहे हैं कि कैसे वो चोरी हुई है और एक तरह से विदेशी ताकतें भी सत्ता पलटने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनकी बातें हम नहीं मान रहे। इससे सबक लेते हुए हम सभी को यूनाइट होकर इसके खिलाफ हमेशा खड़े रहना पड़ेगा, तभी जाके हम जो हमारा सपना है विकसित भारत का, वो पूरा होगा। सर धन्यवाद वन्स मैं अगेन आपका। साथ-साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा मैम कि हाँ, क्या ये प्रश्न बार-बार दिमाग में आता है क्योंकि आम जनता के दिमाग में भी थोड़ा भय का माहौल पैदा होने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। तो 4-5 पॉइंट में बुलेट पॉइंट्स में बताऊँगा कि एक तो इंडिया की जो डेमोक्रेसी है बहुत बड़ी है। हुँ, दूसरा हमारे देश में नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट जो है वो बहुत कूट-कूट के भरा है। हुँ, तीसरा हमारी मिलिट्री और ब्यूरोक्रेसी बहुत स्ट्रांग है। ये हमारी येस, कोर इंस्टीट्यूशंस हैं। हमारी आर्मी हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में है, वो पाकिस्तान की तरह नहीं है। और येस, ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी हमारे बहुत स्ट्रांग हैं, जो कि किसी भी हालत में, किसी भी तरह का कोई भी दुस्साहस करे, उसको सफल नहीं होने देंगे। फिर राइट, हमारी जियोपॉलिटिकल जो मल्टीपोलैरिटी है, हुँ, जिसमें मेनली इम्पोर्टेंट ये है मैम, हमारे साथ अभी रशिया है और हमारे साथ ब्रिक्स है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना स और साउथ अफ्रीका। और येस, साथ-साथ आपको एक चीज़ और बताऊँ, एक रिक भी है, रशिया, इंडिया, चाइना। ये हाँ, दोनों भी ये तीनों भी बहुत शक्तिशाली हैं। और येस, सबसे बड़ी बात है कि ये कोई भी डीप स्टेट हो, कोई भी अपोज़िशन पार्टी हो, हमारे देश का बाल-बाका नहीं कर सकते हैं। कुछ दिन ये शोर मचा सकते हैं, थोड़ा डिस्टर्बेंस पैदा कर सकते हैं, बट फाइनली जैसा आपने बोला धर्मो रक्षति धर्मा और हमारा देश आगे बढ़ता रहेगा। जी। येस सर, थैंक यू सर। वन्स अगेन आपने हम हमें बताया, हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों को वन्स अगेन वी रिक्वेस्ट हमारा वीडियो देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सर, जय हिंद सर। और जैसा आपने बोला कि हम इस पॉडकास्ट का एक कविता के साथ अंत करते हैं। ये कविता है भारत का उदय। उठ रहा है भारत नई सुबह के साथ, संघर्षों से सीखा, बढ़ रहा है हर राह। विज्ञान की किरणें, तकनीक की उड़ान, विश्व मंच पर गूंजे है भारत का सम्मान। सीमाओं का प्रहरी, शौर्य की मिसाल, सेना का पराक्रम, अडिग और कमाल। लोकतंत्र की शक्ति, संस्कृति का सार, सदियों से जगत को देते हैं हम उपहार। नवाचार की नदियां, स्टार्टअप के गीत, युवा के संकल्प, ऊर्जा की जीत, अनाज, अंतरिक्ष, औषधि की पहचान। भारत बनेगा जग का सच्चा निदान। ना झुकेगा भारत, ना रुकेगा कभी। आत्मनिर्भर भारत की धारा बहे सभी। विश्व गुरु का है सपना, अब होगा साकार। भारत का उदय है उज्जवल और अपार अपार। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। नमस्कार।